गुड मॉर्निंग। और आपका टॉपिक चलेगा क्रिया की कोड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो इसमें पढ़ेंगे वो आपके निगमन होंगे, उसमें इंटीग्रेशन लगेगा। हम आपको फार्मूले साइड में बताते जाएंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जो बायो बुक के स्टूडेंट है उनको भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको एक दो फार्मूले याद करने होंगे, हो जाएंगे। और जो मैथ के स्टूडेंट को तो कायदे समझ में आएगा ही, लेकिन बायो वालों को भी समझ में आएगा। बस एक आध आपको फार्मूले याद करने होंगे बस। ठीक, तो क्रिया की कोड क्या होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती है, वो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती थी, तो पूर्ण संख्या में होती थी। इसमें जरूर नहीं कि पूर्ण संख्या में हो या ना हो। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती है, अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती है या क्रिया की दर निर्धारित करती है। किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है। ठीक है, तो मान लिया, माना एक सामान्य क्रिया इस प्रकार है, माना एक सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार है कि N1A N2B एरो M1C और M2D। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बराबर आएगा के, कहा के क्या है? वेग स्थिरांक, और क्या आएगा? ए इसकी पावर एक्स, एक्टिव मास ऑफ बी इसकी पावर क्या आएगी? वाई, जहां एक्स वाई रस समीकरण गुणांक ए और बी के गुणांक है। ये M1 N2 के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक, क्योंकि x y के मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, ये प्रायोगिक मान होते हैं। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि क्या आएगी? अभिक्रिया की कोटि बराबर आएगी, ये x और ये y जोड़ दीजिए, x प्लस y, ये अभिक्रिया की कोटि है। ठीक, बात सबको सुनाई कि नहीं? कि अभिक्रिया का वेग बराबर, ऐसा आपने पढ़ा था कल। तो अभिक्रिया की कोटि क्या आएगी? x प्लस वाई। x प्लस वाई का मान शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, एक भी, दो भी, तीन भी, अधिकतर तीन होता है। तीन से अधिक बहुत ही कम अभिक्रियाओं में होगा। ठीक, बात सबको सुनाई कि नहीं? बोलो कि अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हुआ? x प्लस वाई, ये अभिक्रिया की कोटि है, और इसका मान प्रायोगिक मतलब प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो नीचे इसके नीचे लिख सकते हो कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि शून्य कामा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक कामा ऋणात्मक या धनात्मक। अभिक्रिया की कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान लिख देना। अभिक्रिया की कोटि का मान 0,
धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है, ठीक, धनात्मक हो सकता है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, इनके टाइप पढ़ेंगे, जान जाएंगे, ठीक। अब क्रिया की कोटि का मान शून्य, भिन्नात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक भी हो सकता है, ठीक। बात सबको सुनाएगी नहीं। तो अब क्रिया की कोटि की परिभाषा है कि किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अब क्रिया का वेग निर्धारित करती है, क्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक। एक जो है सामान्य क्रिया है। अब क्रिया का वेग ये बराबर आया, जहां के वेग इस तरह के जानते हो पहले से ही, तो अब क्रिया की कोटि बराबर x + y आएगा। इसका मान जो होगा शून्य, भिन्नात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक। बात सबको समझाएगी नहीं। अब ये ठीक है। अब क्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो देखो पहला अंतर तो आपकी परिभाषा नहीं सकते हो कि अब क्रिया की आणविकता क्या होती है कि किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है, आणविकता कहलाती है, ठीक। या ऐसे ही सकते हो कि यह किसी क्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या को प्रदर्शित करती है जिससे संतुलित रासायनिक समीकरण प्रकट हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रिया की कोटि क्या है कि किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो क्रिया का वेग निर्धारित करती है। मतलब अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या होती है जो क्रिया का वेग निर्धारित करती है, या अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या होती है जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है, ठीक। पहले समझ लीजिए, फिर लिखवा देंगे हम आपको कि क्या करती है कि वह संख्या की आणविकता वह संख्या है जो मतलब अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या है जो संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, को प्रकट करती है, मतलब पूर्ण संख्या में होती है। ये आपकी क्या होगी, अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या होगी जो क्रिया का वेग निर्धारित करेगी। सेकंड नंबर, अब क्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती, ठीक। अब क्रिया की जो आणविकता है वो शून्य नहीं हो सकती, और जो क्रिया की कोटि है वो शून्य भी हो सकती है। भाई ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी जिसमें कोई अभिकारक अणु भाग ना ले, ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें शून्य नहीं हो सकती और क्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, क्योंकि कभी कभी एक क्रिया का वेग ऐसा होता है अभिकारक अणुओं के सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। तो वो कहलाएगी शून्य कोटि की क्रिया। अभी पढ़ेंगे इसके टाइप में। उसके बाद थर्ड उदाहरण है कि अब क्रिया की आणविकता भिन्नात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जबकि अब क्रिया की कोटि भिन्नात्मक या ऋणात्मक भी हो सकती है। अभी प्रयोग पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वहां जानेंगे। अब क्रिया की जो आणविकता है वो कभी भिन्नात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि क्रिया की कोटि भिन्नात्मक, ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक। उसके बाद देखिए, अब क्रिया की जो आणविकता है, अब क्रिया की कौन आणविकता, वो कोटि से बड़ी या इसके बराबर हो सकती है। अब क्रिया की जो आणविकता है अब क्रिया की कोटि के बराबर या इससे अधिक हो सकती है, इससे कम नहीं होगी कभी भी, ठीक है। और जबकि क्रिया की जो कोटि है वो आणविकता के बराबर या इससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी, ठीक। बात देखी चीज है, बात सबको सुनाएगी नहीं। जैसे भी उदाहरण आपको बताते हैं कि जैसे ये आपका एथिल एसीटेट है, ये एथिल एसीटेट, इसका जल अपघटन कराएंगे, अम्लीय जल गठन होगा, H इसमें जुड़ेगा और OH इसमें जुड़ेगा। इस क्रिया की आणविकता 2 है, क्योंकि इसमें दोनों भाग ले रहे हैं, आणविकता 2 है, लेकिन क्रिया की कोटि केवल 1 है, क्योंकि इसमें क्रिया की दर केवल इसके सामर्थ्य पर निर्भर करती है, जल के सामर्थ्य पर निर्भर नहीं, मतलब जल का सामर्थ्य परिवर्तित नहीं होता है, इसीलिए क्रिया की कोटि कितनी 1 है, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं।
अपक्रिया की जो कोटि है वो आणविकता से बराबर या इससे कम हो सकती थी, और अपक्रिया की आणविकता का मान कोटि से अधिक होगा या कोटि के बराबर होगा। ठीक, जैसा कि उदाहरण ये बता रहे हैं CH3COO6H5+H2O, तो इसमें दो भाग ले रहे, अपक्रिया की आणविकता 2 है और अपक्रिया की कोटि 1 है, क्योंकि अपक्रिया की दर जल के सामरण पर निर्भर नहीं कर रही है, इसीलिए तो जो ये एथिल एसीटेट है यही अपक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, इसीलिए अपक्रिया की कोटि कितनी है, बोलो 1 है। ठीक, बात सबको सुना ही नहीं? तो देखो आणविकता कोटि से बड़ी है कि नहीं है? अगर यहां क्षारीय यूनिट कर दे, NaOH लगा दे, NaOH या KOH, तो अपक्रिया की कोटि भी 2 होगी और आणविकता भी 2 होगी, तो बराबर भी हो गई। ठीक, बात सबको सुना रहे कि नहीं? अगर नंबर अब जो आणविकता है, अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की जो आणविकता है ये क्रियाविद द्वारा निर्धारित की जाती है, जो आपको पढ़ाया था मैकेनिज्म। अपक्रिया की आणविकता क्रियाविद द्वारा निर्धारित की जाती है, अतः यह एक सैद्धांतिक मान है। ठीक, और इसका निर्धारण प्रयोगों के आधार पर किया जाता है, इसका निर्धारण प्रयोगों के आधार पर किया जाता है, इसीलिए यह एक प्रायोगिक मान है। ठीक, ये प्रायोगिक मान है। ठीक, क्योंकि प्रयोग के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक, बात सबको सुना है कि नहीं? नीचे बाद में एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे ये क्रिया लिख देंगे, इस क्रिया के नीचे, इसके नीचे उदाहरण लिख देंगे नीचे। इस क्रिया की आणविकता 2 है और कोटि 1 है। ठीक, तो कोई 4 पॉइंट लिखे, 5वां पॉइंट अभी और लिखेंगे, एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ठीक, नंबर 1 क्या अभी हमने समझाया था आपको, विधिवत उसी ढंग से हमने लिखा बिल्कुल है। यह अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या होती है जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है। यह अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या होती है जो अपक्रिया का वेग निर्धारित करती है। ठीक है, या अपक्रिया की दर को निर्धारित करती है। दूसरा पॉइंट बताया था कि अपक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक, और अपक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी कोई अपक्रिया नहीं होगी जिसमें अभिकारक अणु हो ना। ठीक, इसीलिए अपक्रिया की आणविकता भिन्नात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि अपक्रिया की जो कोटि है वो भिन्नात्मक या ऋणात्मक भी हो सकती है। अभी आप देखेंगे प्रयोग द्वारा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भिन्नात्मक ऋणात्मक भी आ जाएगी। ठीक, अपक्रिया की आणविकता बताया था कोटि के बराबर या इससे अधिक हो सकती है, ऐसे बताया था आप लोगों को। और अपक्रिया की जो कोटि है वो आणविकता के बराबर या इससे कम हो सकती है। ठीक, ये आप 4 पॉइंट नोट कर लेंगे। अब इसके ऊपर आपको 5वां पॉइंट प्लस इसके एग्जाम्पल, 5वां पॉइंट आपने लिखा है कि अपक्रिया की आणविकता को क्रिया द्वारा ज्ञात किया जाता है, अतः यह एक सैद्धांतिक मान है, वैसा भी के समझाया था हमने। अपक्रिया की कोटि को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, अतः यह प्रायोगिक मान है। ठीक, अब उदाहरण देख लीजिए, इसी के नीचे एग्जाम्पल भी लिख देंगे कि नंबर 1 उदाहरण है कि ये एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट, ये एथिल एसीटेट है, इसका जल अपघटन कर रहे हैं। ठीक, जल HOH, अम्लीय तो H+ लगा दिया, H जुड़ जाएगा इसमें, यह आएगा CH3COOH और OH जुड़ जाएगा इसमें, यह आएगा CH5OH। ठीक है, तो इस अपक्रिया की आणविकता कितनी है? 2, क्योंकि इसमें दोनों भाग ले रहे हैं। इस अपक्रिया की कोटि केवल 1 है, क्योंकि अगर जल की सांद्रता परिवर्तित करें तो अपक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन अगर एथिल एसीटेट का सांद्रण परिवर्तित करें कि 1 मोल के स्थान पर 2 मोल कर दे तो अपक्रिया का वेग परिवर्तित हो रहा है। तो अपक्रिया के वेग को निर्धारित कौन कर रहा है? एथिल एसीटेट। इसीलिए इस अपक्रिया की जो कोटि है वो केवल 1 है और आणविकता कितनी है? 2 है। ठीक, तो इस अपक्रिया की आणविकता कितनी है? इस अपक्रिया की आणविकता 2 है, जबकि इस अपक्रिया की कोटि जो है वो 1 है। ठीक,
क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर जल के सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रही है। ठीक, आप क्योंकि के लिखना चाहो तो। और इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है क्योंकि इसमें 2 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं। ठीक, तो इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है, जबकि इस अभिक्रिया की कोड कितनी है? वो 1 है। ठीक, दूसरा उदाहरण, क्योंकि अगर अंतर पूछे जाता है उदाहरण से तो आप एक या 2 उदाहरण दे सकते हैं। ये एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट, ये क्षारीय जल अवघटन है। H इसमें जोड़ दीजिए Na और इसमें जोड़ दो OH, CH3COONA, CH3COONA और प्लस 5 OH। तो इस अभिक्रिया की आणविकता भी 2 है और कोट भी 2 है, क्योंकि दोनों का इसका सामग्री चिन्ह करो तो भी क्रिया परिवर्तित हो जाएगी, इसका सामग्री चिन्ह करोगे तो भी क्रिया का वेग परिवर्तित होगा। ठीक, अब क्रिया का वेग परिवर्तित होगा, ध्यान रखना दोनों पर। तो इस अभिक्रिया की आणविकता, इस अभिक्रिया की आणविकता व कोटि दोनों ही 2 हैं, दोनों ही 2 हैं। ठीक, इस अभिक्रिया की आणविकता भी 2 है और अभिक्रिया की कोटि भी 2 है, क्योंकि इसकी सांद्रता चिन्ह करोगे अभिक्रिया का वेग परिवर्तित, इसकी सांद्रता चिन्ह करोगे अभिक्रिया का वेग परिवर्तित। ठीक, अर्थात अभिक्रिया की जो दर है वो इनके 1 मोल के सांद्रण पर और इसके 1 मोल के सांद्रण पर निर्भर करती है। इसीलिए इस अभिक्रिया की कोट कितनी हुई? 1 और 1 2। ठीक, अभिक्रिया की कोटि 2 हुई, आणविकता 2 क्यों? क्योंकि इसमें 2 भाग ले रहे, एक और इसका एक और इसका, इसीलिए अभिक्रिया की आणविकता आपकी 2 हुई। ठीक, अब टॉपिक आपका है समाकलित वेग समीकरण। तो पहले वेग समीकरण बताएंगे। वेग समीकरण क्या होता है कि वेग गणितीय समीकरण, वेग गणितीय समीकरण जो अभिकारक की मोलर सांद्रता और समय में संबंध को व्यक्त करें उन्हें बोलते हैं वेग समीकरण। और समाकलित वेग समीकरण क्या होते हैं कि वेग समीकरण को समाकलित करने पर, वेग समीकरण को समाकलित करने पर वेग स्थिरांक और, ठीक है, कि समाकलित वेग समीकरण क्या होती है कि वेग समीकरण को समाकलित करने पर वेग स्थिरांक और भिन्न भिन्न समय पर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में संबंध व्यक्त करती है, उसे बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण कहते हैं कि वेग समीकरण को समाकलित करने पर वेग स्थिरांक और भिन्न भिन्न समय पर अभिकारक की सांद्रता में संबंध व्यक्त करने वाली समीकरण को हम समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। ठीक, आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ शून्य कोट की क्रिया और प्रथम कोट की क्रिया के समाकलित वेग समीकरण है और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल एक न्यूमेरिकल आता है अनिवार्य रूप से। ठीक, या इनके निगमन वगैरह आएंगे या इनके अभिलक्षण पूछे जाएंगे या इस पर आधारित न्यूमेरिकल लगभग हर साल आता है, लगभग एक न्यूमेरिकल। ये 5 अंक का पाठ है और इससे न्यूमेरिकल कभी कभी 4 नंबर में और कभी कभी 2 नंबर में आता है, वैसे संभावना 4 नंबर की रहती है आने की। ठीक, इसीलिए ध्यान दीजिए जो पढ़ेंगे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे आप लोग। ठीक, तो अब इसकी परिभाषा आपको लिख देते हैं, आप नोट कर लेना। ठीक, वेग समीकरण क्या है कि वेग गणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की मोलर सांद्रता के मध्य संबंध को व्यक्त करती है, वेग समीकरण कहलाती है। अब समाकलित वेग समीकरण क्या होगी कि वेग समीकरण को समाकलित करने पर वेग स्थिरांक तथा भिन्न भिन्न समय पर, जैसा कि भी समझाया था हमने,
कि वेग समीकरण को समाकलित करने पर वेग स्थिरांक तथा भिन्न भिन्न समय पर अभिकारक की सांद्रता में, समझा कि नहीं, कि वेग समीकरण को समाकलित करने पर, समाकलन करना पड़ेगा इसमें, ठीक, वेग स्थिरांक तथा भिन्न भिन्न समय पर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक लिखेंगे भैया, अभिकारक की सांद्रता में संबंध व्यक्त करने वाली समीकरण को समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। वेग समीकरण कहते हैं, ठीक, कि वेग समीकरण को समाकलित करने पर वेग स्थिरांक के तथा भिन्न भिन्न समय पर अभिकारक की सांद्रता में संबंध व्यक्त करने वाली समीकरण को समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, ठीक। आप क्या कोर्स में शून्य कोण की क्रिया और प्रथम कोण की क्रिया के समाकलित वेग समीकरण है, ठीक। आप अगर चाहोगे तो द्वितीय कोण की बता देंगे, लेकिन आपके यहाँ कोर्स में है नहीं, ठीक। तो इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे शून्य कोण की क्रिया। तो विभिन्न कोण की क्रिया पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, शून्य कोण की क्रिया उसमें, ठीक, कि वेग क्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की दर या क्रिया का वेग अभिकारक के किसी भी अणु के सामरण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोण की क्रिया कहलाती है। या ऐसे लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन वही अभिक्रिया की दर या क्रिया का वेग समानुपाती एक्टिव मास आप a की पावर 0 लिख सकते हो, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। या क्रिया का वेग लिख दीजिए, बात एक ही चीज है। अब क्रिया का वेग, ठीक है, समानुपाती जो अभिकारक पदार्थ है, चाहे r मतलब रिएक्टेंट आप लिख सकते हो, उसकी पावर 0 शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोण की क्रिया कहलाती है। कि वेग क्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग या क्रिया की दर अभिकारक के किसी भी अणु के सामरण पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोण की क्रिया कहलाती है। या ऐसे लिख सकते हो कि वेग क्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोण की क्रिया कहलाती है, ठीक। बात सबको समझ आ रही कि नहीं? या तो इस तरीके से परिभाषा लिखो या ऐसे लिखो कि वेग क्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के किसी भी अणु के सामरण पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोण की क्रिया कहलाती है। या ऐसे लिखेंगे कि वेग क्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के, ठीक है, जो अभिकारक पदार्थ हैं उनके अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे बोलते हैं शून्य कोण की क्रिया, ठीक। बात सबको समझ आ रही कि नहीं? तो आगे परिभाषा नोट कर लेंगे, जैसा समझाया था बिल्कुल उसी तरीके से हमने लिख दिया है कि वेग क्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के किसी भी अणु के सामरण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोण की क्रिया कहलाएगी। अथवा ऐसे लिख सकते हो कि वेग क्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, जैसे ही लिखा है, अभिकारक अणुओं के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है या सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोण की क्रिया कहलाती है, ठीक। कोई एक परिभाषा इससे तैयार कर सकते हो आप लोग, ठीक। जैसे समझाया था उसी शब्दों में हमने लिख दिया है, इससे आसानी से आपको याद भी हो जाएगी, ठीक। तो शून्य कोण की क्रिया के दो उदाहरण है, H2+Cl2 और 2HCl, ऊपर सूर्य का प्रकाश, ये 2NH3 पर P2 पे रख बनेगा, इसका घटन हो रहा, ठीक। तो देखो ये शून्य कोण की क्रिया है, क्यों है? क्योंकि इसमें अभिक्रिया की दर हाइड्रोजन व क्लोरीन के सामरण पर निर्भर नहीं करती है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है, इसीलिए शून्य कोण की क्रिया है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश होगा तो क्रिया तीव्र वेग से होगी, अन्यथा मंद गति से होगी, ठीक।
अर्थात सूर्य का प्रकाश अपक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है, जबकि इनका सामरण अपक्रिया के वेग को परिवर्तित नहीं करता है, अतः शून्य कोण की क्रिया है। ऐसे ही NH3 के अपघटन की क्रिया भी शून्य कोण की क्रिया है, क्योंकि इसमें अपक्रिया की दर P q उत्प्रेरक के सामरण पर निर्भर करती है, NH3 के सामरण पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए शून्य कोण की क्रिया है। ध्यान रखोगे इस अपक्रिया में अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग H2 व Cl2 के सामरण पर निर्भर नहीं करता है, के सामरण पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह शून्य कोण की क्रिया है। अतः यह शून्य कोण की क्रिया है। कभी कभी पूछ देते हैं कि कारण से ही बताओ कि शून्य कोण की क्रिया क्यों, तो बता दोगे ठीक। या ऐसे लिख सकते थे कि यह शून्य कोण की क्रिया क्योंकि इसमें अपक्रिया का वेग H2 और Cl2 के सामरण पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार इसमें भी लिख देना कि इस अपक्रिया में अपक्रिया का वेग अमोनिया NH3 के सामरण पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह भी शून्य कोण की अपक्रिया है ठीक। आपका अगला टॉपिक है शून्य कोण की क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ये सब आपके MI जितना पढ़ रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ रहे हो। देखिए कि माना कोई अपक्रिया इस प्रकार है, कोई अपक्रिया इस प्रकार है कि A एरो बन रहा उत्पाद, थोड़ा ध्यान दीजिए, बुक से आपका बिल्कुल चंद मेथड है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। A और ये उत्पाद बन रहा है, तो प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में सांद्रण या सांद्रता वही मोल प्रति लीटर में A मोल प्रति लीटर है, तो प्रारंभ में 0 होगा कि नहीं। अब क्या होगा, T समय पश्चात सांद्रता क्या होगी या सांद्रण क्या होगा। तो मान लिया इसकी x सांद्रता चेंज हो गई, तो यह आएगा A माइनस एक्स और यह आपका आ जाएगा x, ठीक है। मान लिया इसकी x सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो गई, तो ये कितना शेष बचेगा, A माइनस एक्स और ये x हो जाएगा ठीक। तो अपक्रिया का वेग क्या आएगा बताओ, यहां लिखेंगे अपक्रिया का वेग, आपने उधर पढ़ा था dx/dt कि जब t समय में अभिकारक की सांद्रता x परिवर्तित हो रहा है तो अपक्रिया का वेग आपने पढ़ा था dx/dt पढ़ा था कि नहीं, अपक्रिया का वेग, तो अपक्रिया का वेग dx/dt। तो जानते हो समानुपाती किसके, अभिकारक पदार्थ के सामरण के समानुपाती है ठीक। अपक्रिया का वेग dx/dt समानुपाती अभिकारक पदार्थ के सांद्रता के। अब शून्य कोण की क्रिया के लिए क्या होगा, चाहो तो इसको हटा दीजिए और ऐसा कर सकते हो dx/dt बराबर k और एक्टिव मास ऑफ A, ठीक है। या इसको बाद में करेंगे, या लिख सकते हो शून्य कोण की क्रिया के लिए, शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए क्या चलेगा, अपक्रिया के लिए एक लाइन बढ़ा सकते हो, तो यहां पर आएगा इसकी घात 0 ठीक। भाई अपक्रिया का वेग था, अब शून्य कोण की क्रिया के लिए क्या चलता है, dx/dt समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0, ठीक है। अब क्या आएगा, dx/dt बराबर क्या आएगा, k, जहां k एक स्थिरांक है, जहां k एक स्थिरांक है, जिसे शून्य कोण की क्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं ठीक, जिसे शून्य कोण की अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं ठीक। अब क्या करेंगे, आपका आएगा dx/dt बराबर क्या आ जाएगा k, क्योंकि इसका मान हो गया 1। अब आपका आएगा dx
बराबर क्या आएगा k इंटू डी टी, ठीक है, इतना आ गया। ये समीकरण फर्स्ट डाल दीजिए ऐसे ही कि dx बराबर आ गया k इंटू डी टी। इतना सभी को समझ में आया होगा, ठीक, कि माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार है कि A से उत्पाद बन रहा है तो प्रारंभ में इसकी सांद्रता A मोल प्रति लीटर है और ये 0 होगा। t समय पश्चात इसकी x सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो गई तो ये कितना बचा होगा A माइनस एक्स, और ये x। अब क्रिया का वेग आपका dx अपॉन dt पढ़ा है पीछे, समानुपाती द्विमासाप A, लेकिन शून्य कोण की क्रिया के लिए क्या आएगा, इसकी पावर 0 हो जाएगी तो dx अपॉन dt बराबर k द्विमासाप A की पावर 0, जहां k एक स्थिरांक है जिसे शून्य कोण की क्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक। अब आप क्या करोगे, dx अपॉन dt बराबर क्या आएगा, dx बराबर आएगा k इंटू dt। अब लिखेंगे समीकरण एक को समाकलित करने पर, क्योंकि ये समीकरण आपकी जो आई वो वेग समीकरण है, कि अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की मोलर सांद्रता में जो संबंध व्यक्त करती है उसे कहते हैं वेग समीकरण। अब इसे समाकलित करेंगे तब मिलेगी हमारी समाकलित वेग समीकरण। तो समीकरण एक को समाकलित करने पर अब समाकलन करेंगे। ये समाकलन का निशान है dx, यह आपका निशान है k इंटू dt, ठीक। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को कि समाकलन कैसे करेंगे। देखिए यहां से बाय वाले भी ध्यान देंगे, सब समझ में आएगा। ये लिख सकते हो 1 इंटू डी टी, लिख सकते हो कि नहीं, बाय 1 इंटू डी टी, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, ये हो गया 1 इंटू डी टी, ठीक है। कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है तो यहां पर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक, बाहर आ गया, ठीक, ऐसा हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे आपने अवकलन में पढ़ा होगा कि d ये आपका dx, x मतलब x का इसके सापेक्ष अवकलन क्या आता है, 1 आता कि नहीं आता है, और इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, उल्टा होता है, ठीक। इसका यदि इंटीग्रेशन कर दे 1 का dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दे तो x आ जाएगा, इसका उल्टा। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष तो इसका मान x आएगा, ठीक। और इधर क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे t के सापेक्ष तो t आएगा, तो kt हो गया, ये पहले से था t इससे आ गया। और यहां पर कोई आ जाएगा c, जहां c समाकलन स्थिरांक है। ये जब समाकलन करते हैं तो इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू यहां पर उसमें आती थी, जहां c समाकलन स्थिरांक है। इतना थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, सब समझ में आएगा, चाहे बायो ग्रुप वाले हो चाहे मैथ ग्रुप वाले हो, ठीक। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा समीकरण एक को समाकलित करने पर, क्योंकि ये समीकरण वेग समीकरण है। इसके बाद जो समाकलित करेंगे वो समाकलित वेग समीकरण आएगी। यहाँ पर इंटीग्रेशन का निशान है समाकलन का, dx, ये इंटीग्रेशन k इंटू dt, तो 1 इंटू dx लिख सकते हो। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है बाय वालों को। 1 इंटू dt, क्योंकि मैथ वाले तो आगे पढ़ेंगे ही। अब 1 का इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष क्या आएगा, x, क्योंकि ऐसा पढ़ते हो तो 1 आता है, और इसका जो इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करोगे तो x आएगा, तो यहाँ पर x आ गया। ये पहले से था 1 का किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन, t के सापेक्ष, तो t आएगा, और प्लस c एक समाकलन स्थिरांक चलेगा, ये हमेशा इधर जोड़ा रहेगा, ठीक। ये समीकरण 2 हो गई, जहां c एक स्थिरांक है जिसे समाकलन स्थिरांक कहते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके नीचे देख लीजिएगा, इसके नीचे क्या करना है कि यदि अभी समाकलन स्थिरांक का मान निकालेंगे, यदि t बराबर 0 हो तो x बराबर 0 आएगा कि नहीं। आपने समय t बराबर पढ़ा होगा, 0 मतलब प्रारंभ में चले जाओ, तो x बराबर ऊपर 0 लिखा, देखो ऐसे लिखा था भाई, t बराबर प्रारंभ मतलब t बराबर अगर 0 हो जाए तो x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये मान समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है।
कि यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0। ये मान रखिए क्या आएगा 0 k इंटू 0 और आएगा c, तो c बराबर आ गया 0। तो c का मान कहां रख देंगे हम समीकरण 1 में, ठीक। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में नहीं 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 में रखिए क्या आएगा x बराबर kt प्लस 0, तो x बराबर आ गया kt, आपका k बराबर क्या आया x अपान t। यही समाकलित वेग समीकरण है, ठीक। यही क्या है समाकलित वेग समीकरण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई x बराबर कैसे आया, ये यहां पर लिख सकते हो कि प्रारंभिक सांद्रता इसकी कितनी थी भाई, जो आपने ऊपर लिखी थी समीकरण वो x थी, a थी a, और शेष कितनी बची थी 1 माइनस a। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। ये भी के बराबर हो सकता है, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये हो गई प्रारंभिक सांद्रता और ये हो गई t सेकंड बाद सांद्रता अभिकारक की, ठीक। और अपान में t चल रहा है, ये अभिकारक तो रिएक्टेंट। ये प्रारंभिक सांद्रता हो गई माइनस t समय पश्चात सांद्रता हो गई। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक। के बराबर x अपान t, या इस तरीके से या ऐसे लिख सकते हो, ठीक। इस तरीके से भी के बराबर लिख सकते हो। इसके नीचे आप चाहे लिख लेना, किसी के नीचे, ठीक। तो ये जो समीकरण आपकी हैं, इसमें समीकरण नंबर डाल देना कोई, इसको डाल देना समीकरण 3, इसको डाल देना समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 शून्य कोण की क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, ठीक। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका अगर नियम नहीं क्लियर होता है तो आप दोबारा कमेंट्स के द्वारा पूछिए। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, मैथ वाले आगे सीख जाएंगे, बायो वालों को थोड़ा सा ध्यान देना। अभी एक बात भी बता रहे हैं आपको, ठीक। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि x के बराबर क्या है x अपान t, ये समीकरण 3 हो गई, ठीक। अब इसी को ऐसे लिख सकते हो कि प्रारंभिक सांद्रता है, t समय पश्चात जितनी बची थी माइनस घटाओ, माइनस से गुणा करो, यही आएगा। या ऐसे लिख सकते हो कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और ये t समय पश्चात शेष बची सांद्रता, उसका अंतर अपान t, ठीक। ये सब एक ही चीज है। तो समीकरण 3 इसके नीचे लिख देना कि समीकरण 3 व समीकरण 4 शून्य कोण की क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, ठीक। समाकलित वेग समीकरण है, और ये क्या है शून्य कोण की क्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक। तो आप लोग पूरा व्युत्पन्न कर लेंगे इसके लिए, और इसके अभिलक्षण आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अभिलक्षण या विशेषताएं इसकी जो है वो अगले आपको वीडियो में मिलेंगी। यहाँ थोड़ा ध्यान दो फिर से एक बार समाकलन, क्योंकि समाकलन आपने मैथ में भी नहीं पढ़ा होगा और बायो वालों नहीं पढ़ा होगा। ध्यान रखो ये कैसे किया, ये इधर इसलिए गए क्योंकि समाकलन जब ही होता है जब एक जैसे चल एक तरफ हो, ठीक। तो x को इधर कर दिया, t को इधर कर दिया, समीकरण 1 बन गई हमारी। अब समीकरण 1 को समाकलित करने पर तो इंटीग्रेशन के निशान आ गए। ये 1 into dx लिख सकते हो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट बाहर कर दिया, 1 into dt आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष x आएगा, 1 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष t आएगा तो kt हो गया, और प्लस c। इसमें सदैव इधर आपका जो है राइट में आपका कांस्टेंट वैल्यू जोड़ी जाएगी c, जहां जो कांस्टेंट c मान है समाकलन स्थिरांक है, ठीक। इधर साइड में आप जो है c जोड़ दिया करेंगे इंटीग्रेशन के बाद। तो यहां c क्या आता है समाकलन स्थिरांक, क्योंकि इसका मान लिमिट के द्वारा निकालना पड़ता है। ये यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0 आएगा। ये मान उठाकर समीकरण आप 2 में रख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, c बराबर 0 आया। c का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दोगे आपकी समाकलित वेग समीकरण आ जाएगी, ठीक। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना आप लोगों को, बस जो बायो ग्रुप वाले उनको ये चीज ध्यान देनी बस, ठीक है, कि 1 का इंटीग्रेशन जिसके सापेक्ष करोगे वही आएगा, x के सापेक्ष x आएगा, t के सापेक्ष t आएगा, ठीक।